नमस्कार, 5 की पंचायत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और 5 राज्यों में चुनावों का बिगुल बज चुका है। जनता के बीच तमाम दल अपने अपने दावे और वादों के साथ जा रहे हैं और इस समय एक के बाद एक दल प्रत्याशियों के नामों की घोषणा भी कर रहे हैं। बीजेपी इसमें कहीं ना कहीं लीड लेती हुई दिखाई दे रही है। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कम से कम 18 सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने की रणनीति बनाई है। लेकिन कांग्रेस में अभी भी टिकटों को लेकर मंथन का दौर जारी है। एक और समस्या कांग्रेस के लिए आ खड़ी हुई है और वो है आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी। और ये दोनों ही दल बड़ी संख्या में इन राज्यों में अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, इस बात की परवाह किए बगैर कि उनके INDIA गठबंधन का आखिर क्या होगा। जो फोटो सेशंस हुए हैं, जो मीटिंग्स हुई हैं, आखिर उस गठबंधन का क्या होगा। उस गठबंधन का जिसमें उन्होंने एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे के सहारे मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हुंकार भरी। लेकिन बहुत सारे लोग इस गठबंधन की आपसी लड़ाई को समझ नहीं पा रहे हैं और खास बात यह है कि गठबंधन का यह संघर्ष सिर्फ सीटों और चुनाव तक सीमित नहीं है, यह कार्यकर्ताओं के लिए भी बड़ी असहज स्थिति है। दिल्ली से लेकर पंजाब तक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध का बिगुल फूंक रखा है। पंजाब इकाई ने घोषणा कर दी है कि केजरीवाल के साथ कोई गठबंधन नहीं हो सकता। कांग्रेस के नेता प्रताप सिंह बाजवा का स्टेटमेंट आपको याद होगा, जब वो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी के 37 विधायक उनके संपर्क में हैं। भगवंत मान उनकी सरकार गिराने की चुनौती उन्हें दे रहे हैं। ये स्थिति पश्चिम बंगाल में भी है, जहां कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी के खिलाफ संघर्ष करते हुए नजर आते हैं और ममता बनर्जी के साथ कांग्रेस गठबंधन में है। तो ममता बनर्जी के लेफ्ट के साथ गठबंधन में नहीं जाना चाहती हैं और ना ही वो कांग्रेस को ऐसा करने देना चाहती हैं। तो बहुत सारे विरोधाभासों के बीच ये 5 राज्यों के चुनाव हो रहे हैं और सवाल ये उठता है कि इंडी गठबंधन के घटक दलों के बीच शहमात का खेल लोकसभा चुनाव आते आते आखिर क्या रंग लाएगा। कुछ इन्हीं विषयों पर आज चर्चा करेंगे इस 5 की पंचायत। तो आइए सबसे पहले चुनावी रण में नेता किस तरह से हुंकार भर रहे हैं, कौन क्या कह रहा है, आइए सबसे पहले आपको वो दिखाते हैं। सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टरों का जवाब नहीं देते हैं और इसलिए नहीं देते हैं कि कोई जिम्मेदार अगर है तो वो मुख्यमंत्री खुद जिम्मेदार हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने मुझे सर्वेंट डिप्टी CM कहा है, ये सही है। मैं जनता के सेवक के रूप में, नौकर के रूप में प्रदेश की जनता के लिए काम करता हूँ। जबकि अखिलेश यादव जी राजघराने से आते हैं, राजाओं की तरह व्यवहार करते हैं। उनके पिताजी प्रदेश के मुख्यमंत्री कई बार रहे हैं, वो स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। यदि PFI के ऊपर कोई इस प्रकार का आरोप है तो आप 10 छापेमारी, हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन देखने में आ रहा है कि जितने भी इन्होंने छापामारी की है 97% पे वो झूठे पाए गए। PFI टेरर फंडिंग करती है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, बैन लगा हुआ है, देश की दुश्मन है और उस पर कार्रवाई अगर होती है तो दिग्विजय सिंह विरोध करते हैं। क्या यही कांग्रेस का स्टैंड? राहुल गांधी की जब सदस्यता गई आपने खुलकर सपोर्ट किया, लेकिन जो संजय सिंह के मामले में कांग्रेस जो है शर्तों के साथ ना करे क्या फर्क पड़ता है। तो आपने देखा कि किस तरह से एक के बाद एक विरोधाभासी बयान जो है वो नेताओं के आए हैं। इसमें कास्ट की भी बात हो रही है, इसमें धर्म की भी बात हो रही है और ये भी बात हो रही है कि कोई सपोर्ट करे या ना करे क्या फ़र्क पड़ता है। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ में लोकेश जिंदल जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं। लोकेश जिंदल जी, बहुत स्वागत है आपका और सिद्धार्थ जी आपका भी बहुत स्वागत है। उसके साथ ही साथ डॉक्टर सतीश प्रकाश जो कि BSP के नेता हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ अनिल कुमार बंसल थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे और ब्रिजनंदन यादव जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं।
लोकेश जिंदल जी, अगर आपके साथ शुरुआत करना चाहें, आपने देखा कि किस तरह से चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो, राजस्थान की बात हो या फिर छत्तीसगढ़ की बात हो, आम आदमी पार्टी और कम से कम 2 जगहों पर समाजवादी पार्टी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से देखते हैं इसको? आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही है, एक बार अपना इंस्ट्रूमेंट चेक कर लें। आप एक बार म्यूट चेक कर लें, अपना म्यूट बटन, क्या इंस्ट्रूमेंट का म्यूट तो नहीं है? म्यूट चेक कर लें एक बार लोकेश जी से मैं पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा उनकी आवाज़ को दुरुस्त करें, लेकिन उससे पहले हम बृजनंदन यादव जी आपसे समझना चाहेंगे। आपने देखा जो स्टेटमेंट्स आए हैं उत्तर प्रदेश में, किसी डिप्टी सीएम को साफ तौर पर सर्वेंट कहना, किस तरह से देखते हैं और क्या संदेश जाएगा, ये भी सोचा अखिलेश यादव ने कि या इस पर तमाम जो तनातनी है वो स्थिति क्यों आई? सब समाजवादी पार्टी जो है उसके बीच में समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता चल रही है, वो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इस हद तक आ गई है कि चाहे वो किसी भी दल का, किसी मीन्स, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का नेता हो, चाहे वो समाजवादी का नेता हो, चाहे वो उनके हाईकमान हो, वो कोई भी बात शालीनता के साथ कहने की बजाय एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं। और छीटाकशी यहाँ तक जाती है कि वो राजनीतिक छीटाकशी ना होके वो व्यक्तिगत आ जाती है। अब जैसे ये आपने जो एक उदाहरण दिया, जिस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं उनसे बात नहीं करना चाहता हूं जो सर्वेंट डिप्टी चीफ मिनिस्टर हों, तो यहाँ ये कहा जाएगा जिस तरीके से, क्योंकि हर पार्टी को, समाजवादी पार्टी को भी अपना वोट बढ़ाने की दिखाई दे रही है, अगर, क्योंकि यहाँ कास्ट वार चल रही है, मतलब कास्ट वार के मतलब है ओपन कास्ट वार भी दिखाई देती है और कोल्ड वार भी कास्ट वार का एक हल, वो एक तरीका है। तो उसमें ये दिखाई देता है जिस तरीके से अगर वो डायरेक्ट कमेंट नहीं करेंगे तो उन्हें ऐसा लगता है कि हमारा जो कोर वोट है यादव, वो हमको चला जाएगा। अच्छा, तो आप ये कहना चाहते हैं कि अखिलेश यादव ने इसलिए कमेंट किया कि वो ब्रजेश पाठक दूसरे समुदाय से आते हैं तो उनको टारगेट करना है ताकि जो यादव समुदाय का वोट है वो उनके साथ इंटैक्ट रहे। नेचुरल, इसमें मेरे कहने का मतलब ये नहीं, उन्होंने आगामी पॉलिटिक्स भी देखी। आगामी पॉलिटिक्स के साथ जब समीकरण पीडीए का है, उनका पीडीए का समीकरण है, पीडीए से मतलब तो दलित है, पिछड़ा है और अल्पसंख्यक है, मध्य प्रदेश के लिए यही आदिवासी हो जाता है। जब ये जो समीकरण है उनमें दिखाई दे रहा है पिछड़े में शायद पिछड़े के अंदर यादव कम्युनिटी है, चाहे वो मौर्य कम्युनिटी हो, चाहे वो जाट कम्युनिटी हो, गुर्जर कम्युनिटी है, कोई भी कम्युनिटी अगर आती है तो उसको अपने जो कोर वोट है, हर पॉलिटिकल आदमी, अपना हर पॉलिटिकल नेता कोर वोट को सहेज कर रखना चाहता है। जिस तरीके से बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी ने भी वही बात काम किया। सलम मणि त्रिपाठी जो हम लोगों के पत्रकार मित्र थे, वो पत्रकारिता से इस क्षेत्र में आके उनको खासकर दुबे जी के यहाँ भेजा गया। जब दुबे जी के यहाँ भेजा गया तो वो एक जनप्रतिनिधि होने के नाते उनका ये दायित्व। क्या फर्क पड़ता है, शलभ मणि त्रिपाठी हो, कोई शिक्षक हो, कोई वकील हो, कोई डॉक्टर हो या पत्रकार हो, वो कहीं भी रहा हो, वो तो राजनीति में आने के लिए स्वतंत्र है। ठीक है, इसका इस बात से क्या मतलब है? ठीक है, लेकिन उनका टारगेट, जब आप किसी पीड़ित के यहाँ जाएंगे तो पीड़ित तो दोनों है ना सर। जब दोनों पीड़ित हैं, आप जनप्रतिनिधि हैं। इसमें पीड़ित और उसकी बात नहीं आ रही। अभी जो आपने जो बात प्रश्न उठाया वो जातिवादी राजनीति की उठाई। दरअसल अगर हमारे साथ में डॉक्टर सतीश प्रकाश जो कि बीएसपी के नेता हैं, वो भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अखिलेश यादव कर रहे हैं कि 80 सीटों पर चुनाव जीतेंगे और वीआईपी जो सीट्स हैं उस पर वो अपने प्रत्याशी उतारने की बात कर रहे हैं।
आपका कमेंट क्या है? बीएसपी के साथ गठबंधन की बातें चल रही थी पहले सपा की, लेकिन वो शायद जमती हुई दिखाई नहीं दे रही है। मायावती जी ने साफ कर दिया है कि ये जो है कहीं ना कहीं पार्टी डरी हुई है, समाजवादी पार्टी डरी हुई है। मैं ये सवाल डॉक्टर सतीश प्रकाश से है। राइट जी, डॉक्टर सतीश प्रकाश, आप सुन पा रहे हैं हमको? डॉक्टर सतीश प्रकाश, आप हमको सुन पा रहे हैं? चलिए सिद्धार्थ यादव जी को जोड़ते हैं यहां पे। सिद्धार्थ यादव जी, ये जो कास्ट पॉलिटिक्स की बात जो सामने आ रही है, आखिर ये कब तक कास्ट पॉलिटिक्स की बात होती रहेगी? आखिर विकास की बात क्यों नहीं हो रही है? देखिए, निश्चित रूप से जो ये पूरा एक एजेंडा के साथ विपक्ष ने शुरुआत करी है, जब से राहुल जी मटन खा के आए हैं लालू जी के यहाँ पे, तब से मुझे लगता है कि मटन के ऊपर ये गपशप हुई होगी कि क्या किया जाए इस चुनाव में, क्योंकि जिन्होंने 70 साल 60 साल 50 साल लंबा लंबा शासन किया है पूरे देश में, वहां पर उन्होंने कभी जब पिछड़ों के बारे में नहीं सोचा, उनके लिए कुछ नहीं करना चाहा, उनको एकदम से पिछड़ों की याद आ गई और ये एक विभाजन की पूरी योजना लेकर के वो इस बार इस चुनाव में उतरे हैं। कई बार प्रश्न पूछने का मन करता है कांग्रेस पार्टी से कि जब आप इतनी लंबी सत्ता में रहे तो क्यों नहीं आप ओबीसी वर्ग को नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस दिलवा पाए? क्यों ऐसा था कि जो पहला ओबीसी कमीशन बना था उसको नेहरू जी ने 6 साल तक सस्पेंडेड रखा और फिर कह दिया कि इसकी जरूरत नहीं है? मंडल कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद क्यों राजीव जी उस पर कुंडली मारकर बैठे हुए थे? क्यों आप एम्स में ऑल इंडिया मेडिकल सीट्स में 27% का रिजर्वेशन नहीं दे पाए? सरकारें आपकी थी, हम लोगों ने दिया। एनसीबीसी अगर किसी ने गठन किया तो हमारी सरकार ने किया। अगर सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी समाज का प्रतिनिधित्व है तो हमारी सरकार में। इसलिए देश की जनता भी जानती है और ये प्रोपेगेंडा को समझती है कि अब जब विपक्ष के पास कोई एजेंडा नहीं बचा इस बार चुनाव के लिए, और कोई जो बढ़ते हुए भारत में वो जो कमियां ढूंढने के लिए पिछले 9 साल से लगे हुए हैं कि कोई ना कोई कमी हम निकाल लें, जब वो निकाल नहीं पा रहे तो उन्होंने सोचा कि हम समाज में कमियों को निकाल लें। और ये तो वही लोग हैं, अभी आप बात कर रहे थे कि उप मुख्यमंत्री को सर्वेंट बोला, मैं तो कहता हूं कि ठीक बोला, कम बोला। अरे ये जो जनता को राक्षस बोल सकते हैं वो तो माननीय नेताओं को क्या क्या बोल सकते हैं। ये तो बच गए हम, इनको गाली देने की तो पुरानी आदत रही है। क्या क्या तो प्रधानमंत्री को मौत का सौदागर बोला, ये बोला, मैं बोल भी नहीं सकता शो पर। तो ये विपक्ष की पुरानी आदतें हैं, ये लोगों को गाली देना, समाज को गाली देना, नेताओं को गाली देना और विभाजन करके, विकास करके नहीं। क्योंकि अगर कोई एजेंडा होता तो बता देते कि हम ये वाली जनगणना करेंगे, इसके बाद पिछड़ों को ये लाभ हो जाएगा। अरे जनगणना करके अगर आपने पटना को पेरिस बना दिया होता तो मान भी जाते, पर आप नहीं बना सकते क्योंकि आपने सबसे लंबा शासन नीतीश जी ने किया है और आज बिहार की हालत क्या है वो जानते हैं हम सब। ठीक है, इसलिए ये प्रोपेगेंडा है और देश और समाज समझता है। ठीक है, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ लोकेश जिंदल जी जुड़े हुए हैं। लोकेश जिंदल जी, आपसे जो पहला सवाल पूछा था आपकी आवाज हम तक नहीं आई थी। दरअसल सवाल फिर भी वही है कि किस तरह से जब इंडिया गठबंधन बनाने की बात आई तो साथ में साथ सब खड़े रहे, लेकिन अब एक साथ एक दूसरे के खिलाफ चुनाव भी लड़ रहे हैं, फिर कैसा गठबंधन है ये? नमस्कार, मैं आशा करता हूं अब मेरी आवाज क्लियर आ रही है। देखिए, इंडिया गठबंधन का निर्माण एक विचारधारा के तहत हुआ है। विभिन्न पार्टियां एकत्रित हुई है उस इंडिया की विचारधारा को बचाने के लिए, जिस विचारधारा के लिए हमने आजादी का संग्राम लड़ा था और जिस आजादी को पाने के लिए कईयों ने बलिदान दिया था। अब मैं इस गठबंधन की बात करता हूं, ये पूरी तरह रचनात्मक हो चुका है, लेकिन कार्यकर्ता तक जाते जाते इसे थोड़ा समय लगेगा और कार्यकर्ताओं के बीच में एक इसके प्रति जुड़ाव धीरे धीरे बनता दिख रहा है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर कहना चाहूंगा, जैसे महाराष्ट्र के अंदर अगर आप देखेंगे तो फिर इंडिया गठबंधन के जितने भी कार्यकर्ता हैं उनमें सहमति बनती जा रही है आर्थिक मुद्दों को लेके, सामाजिक मुद्दों को लेके। बात यह है कि ये सभी कार्यकर्ता जानते हैं कि इन आर्थिक सामाजिक जो प्रॉब्लम्स है इनका हल धर्म की राजनीति में नहीं है, इनका हल है कि ये सारी बातें तो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन जो सवाल जो दरअसल ये है कि लेकिन जब गठबंधन में है, एक दूसरे के भरोसे है और सब मिल करके बीजेपी को हराएंगे, मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, राज्यों में परिवर्तन लेकर के आएंगे एक साथ मिल करके, लेकिन ये कैसे एक साथ मिलकर होगा? एक दूसरे के खिलाफ लड़ भी रहे हैं।
देखिए, गठबंधन का जो क्षेत्र है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। वो आगामी जो 2024 के चुनाव है उसके तहत गठबंधन का निर्माण किया गया है और सभी पार्टियों का अपना एक राज्य स्तर पर काडर होता है, राज्य स्तर पर उनके कार्यकर्ता होते हैं जिनकी एक राजनीतिक अभिलाषा होती है और इस अभिलाषा का सम्मान भी किया जाना चाहिए क्योंकि वे सभी जमीनी तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर यह अभिलाषा नहीं रह जाएगी? ये सवाल तो तब भी मौजूद रहेगा और इसीलिए ये बार बार सवाल उठाया जा रहा है कि आखिर ये शह-मात का खेल किस तरह से और कब तक चलेगा। और अब हमारे साथ में डॉक्टर सतीश प्रकाश जी, आपके पास वापस आएंगे लोकेश जिंदल जी। सतीश प्रकाश जी, अगर आप हमको सुन पा रहे हो तो ये जो पूरा गठबंधन है, कम से कम अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश की और राजस्थान की तो बात करेंगे ही, अभी हम उत्तर प्रदेश की बात करें, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 80 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए मेरा मानना यह है कि अखिलेश यादव जी गठबंधन का हिस्सा है और गठबंधन में जो तमाम दल है उनसे उनकी बात हुई होगी, उस दावे को लेकर के कांग्रेस से जो भी बात हुई होगी, आरएलडी से जो भी बात हुई होगी या जो भी सहयोगी दलों के, तो ये तो अखिलेश जी बता सकते हैं ना, इसमें मेरा तो कुछ मतलब नहीं है ना। नहीं, वो जो उनका दावा है, मैं दरअसल जो दावा है, और इसमें मैं एक चीज और भी जोड़ दूं कि ये बात पिछले काफी समय से चली आ रही थी कि सपा और बसपा मिलकर चुनाव लड़ेंगे, जिसका मायावती ने कहीं ना कहीं खंडन भी किया है। ये आपके संज्ञान में होगा? नहीं, देखिए बहुजन समाज पार्टी का स्पष्ट कहना है, उसके तमाम मंचों से ये बात कही गई है, बार बार ये बात बहन जी कह रही है कि हमारा किसी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं है। आगामी 5 विधानसभाओं के अंदर भी बहुजन समाज पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी। 2024 का चुनाव भी वो बिना गठबंधन के चुनाव लड़ेगी। लेकिन एक बात मैं जरूर कहूंगा कि देखिए, बहुजन समाज पार्टी एक सामाजिक मिशन है, एक राजनीतिक दल के साथ साथ एक सामाजिक मिशन है और उस सामाजिक मिशन के होने के नाते हम ये उम्मीद करते हैं, चाहे सरकार कांग्रेस की हो या सरकार चाहे बीजेपी की हो, ये सिर्फ जो है सत्ता परिवर्तन को देखते हैं। इस देश की राजनीति का ये दुर्भाग्य रहा, अगर उसको दलित या कमजोरों के नजरिए से देखे कि वहां सिर्फ सत्ता परिवर्तन होता है, व्यवस्था परिवर्तन नहीं होता है। यही बीजेपी अगर सत्ता में नहीं होगी तो यही बीजेपी जब सत्ता में नहीं होती है तो ये कहती है कि जातीय जनगणना हो, और कांग्रेस जब सत्ता में होती है तो वो जातीय जनगणना होने नहीं देती। लेकिन यह उल्टा हो जाता है, जब बीजेपी सरकार में आएगी तो ये कहेगी कि जातीय जनगणना नहीं होगी। अरे सामाजिक न्याय की लड़ाई है भाई, इस देश में सामाजिक न्याय की बात होनी चाहिए। ये देश इतने दिन अब आजाद होने के बावजूद भी इस देश की बहुत बड़ी आबादी के पास वो संसाधन नहीं है। ठीक है, कहीं ना कहीं 5% इस देश की आबादी जो है इस देश के 50% संसाधनों के ऊपर काबिज है। ठीक है, लेकिन अभी आपने ब्रिजनंदन यादव जी को सुना, उन्होंने कहा ये जो सारे टारगेट्स हो रहे हैं दरअसल ये इसलिए किया जा रहा है ताकि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को और उठाया जा सके। जो आरक्षण दिए जाने के पीछे की जो मंशा थी वो ये थी कि जो प्रधानमंत्री दरअसल कह रहे हैं, मैं उनके शब्दों में नहीं जा रहा, लेकिन ये था कि सभी का साथ हो, सभी का विकास हो। अब उसको किसी भी नारे के रूप में ले, आरक्षण काफी समय से चला आ रहा है, लेकिन ये होता हुआ उस तरह से नहीं दिख रहा है, क्योंकि जब हम उसमें कहीं ना कहीं राजनीति ढूंढने लगते हैं तब वो ये चीज बात जो है वो ट्रैक से उतर जाती है। एक बार फिर से हम लोकेश जिंदल जी को जोड़ना चाहेंगे। लोकेश जिंदल जी, कास्ट बेस्ड सेंसस की बात हो रही है, तुष्टीकरण की बात हो रही है। आपने अभी अपने नेता कांग्रेस के नेता, माफ कीजिएगा, दिग्विजय सिंह को सुना, आपने सुना कि वो पीएफआई की भी बात कर रहे हैं। तो यानी कि हर तरफ से सनातन से लेकर रामचरितमानस तक की बात हो रही है, लेकिन जो बात नहीं हो रही है वो विकास की नहीं हो रही है। आखिर कब तक ये चलता रहेगा और कब तक जो है वोटरों को इस तरह से भरमाते रहेंगे, देश की राजनीति को पीछे लेकर जाते रहेंगे? देखिए, ये एक अहम सवाल है कि ऐसा क्यों है कि कुछ जातियां आज भी बहुत ज्यादा पिछड़ी हैं, भले वो सामाजिक स्तर पर हो, शिक्षा के स्तर पर हो, आर्थिक स्तर पर हो। तो आज मैं अगर बात करता हूं हमारे पॉपुलेशन की, उसमें हम देखते हैं कि जाति के आधार पर भी कुछ वर्गों में एक पिछड़ापन है, जिसे आज की वर्तमान सरकार पूरी तरह से उसका हल निकाल नहीं पाई। तो इस पर राहुल गांधी जी ने एक सही बयान दिया था और सही कहा था कि इन सभी समस्याओं का हल जातीय जनगणना में है।
क्योंकि जब जातीय जनगणना होगी तब हमें पता लगेगा कि जाति के आधार पर किन जातियों का पिछड़ापन है और इसे इन जातियों को ऊपर उठाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। ये क्यों ना माना जाए कि ये राजनीति है? क्योंकि कर्नाटक में अभी तक वो जो जातिगत जनगणना की उसका आंकड़ा दिया नहीं, जो 2011 में जातिगत जनगणना की थी उसका आंकड़ा दिया नहीं। देखिए 2011 में जो जातीय जनगणना की गई थी 2014 में वह वर्तमान में केंद्र सरकार को सौंप दी गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने यह कहा था कि इन जातीय जनगणनाओं में कुछ त्रुटियां हैं जिनके कारण इसे पब्लिक नहीं किया गया। अच्छा, लेकिन हमने कांग्रेस ने फिर भी ये कहा कि आप जो भी जातीय जनगणना है उसे पब्लिक करें, लेकिन कर्नाटक में क्या हुआ साहब? कर्नाटक, बिहार, राजस्थान में कांग्रेस ने कहा है कि जातीय जनगणना कराई जाएगी। उनका एक बार इंडेक्सेशन होने के बाद, एक करेक्शंस होने के बाद में इन्हें पब्लिक भी किया जाएगा और इनके आधार पर एक पॉलिसी फॉर्मुलेशन भी किया जाएगा। सिद्धार्थ यादव को जोड़ते हैं इसमें। सिद्धार्थ यादव, आप सुन रहे हैं सारी इस चर्चा को। ये कह रहे हैं कि ये दरअसल सामाजिक न्याय के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है और इसका वोट बैंक से कोई लेना देना नहीं। आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, सबसे पहले तो मैं कुछ फैक्ट पर जवाब दे दूं लोकेश जी को। लोकेश जी, 2011 में आपने जातीय जनगणना कराई, 2014 तक आप ही सरकार में थे। आपके तब के मंत्री पी चिदम्बरम ने खड़े होकर के सदन के पटल पे कहा था कि अगर हमने इस डेटा को रिलीज कर दिया तो डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ये वर्ड उन्होंने इस्तेमाल किया था। तो आप आज देश को भ्रमित मत करिए कि हमने तो सौंप दी थी 13 में और 14 में और हमने कहा था इसको निकाल दो। आपने 4 साल जान करके आप रुके रहे। आपने जो गणना कराई आपने जान करके उसको पब्लिक नहीं करा। कर्नाटक में आपने करवाई, आपने जान करके उसको नहीं करा। ये मात्र आपके लिए पॉलिटिकल एजेंडा है। इस बात को जितना जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे उतना अच्छा है। मैं पहले भी लोकेश जी जब बोले थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि ये जो पूरा गठबंधन है ये एक विचारधारा का गठबंधन है। आजादी के बाद से विचारधारा आई, इसलिए सब लोग विचारधारा में। अरे विचारधारा तो आजादी के बाद की तभी मर गई थी जब 75 में आप लोगों ने इमरजेंसी लगाई थी। अरे पूरी आजादी की लड़ाई इसलिए थी कि एक स्वतंत्र भारत एक स्वतंत्र हवा में सांस ले सके, आगे बढ़ सके। आपने इमरजेंसी लगा करके उसको खत्म कर दिया और बची कुची तो आज खत्म हो गई जब जितने लोग जो आपके खिलाफ थे उस इमरजेंसी में, जितने लोग आवाज उठाते थे वो सब आज आपके साथ शामिल हो गए, क्योंकि सत्ता का, लोभ का, लालच का, एक मोह का एक ऐसा जाल बिछा दिया गया है कि पार्टियां, परिवारवादी पार्टियां, ये वो पार्टियां जो कुछ और नहीं सोच पाती। इसीलिए मुझे लगता है कि जनगणना, अगर जनगणना से विकास होता तो रोज जनगणना करते, कल करिए, परसों करिए, रोज करवाते हैं। आइए कल से शुरू करते हैं। जनगणना से जवाब नहीं होता। मैं आखिरी बात का जवाब देता हूं। योगेश जी ने कहा कि एक बात सोचने की है कि देश में कुछ जातियां आज तक पिछड़ी हुई क्यों हैं। बिल्कुल सोचने की है। यह भी सोचने का है कि देश आज तक पिछड़ा हुआ क्यों ना। यह भी सोचने का है कि देश में इतनी गरीबी क्यों थी, और उसका जवाब आप स्वयं है लोकेश जी। 60 साल तक आप लोगों ने शासन किया, देश में वो सारी जातियां भी इसलिए पिछड़ी नहीं, देश भी तब तक इसलिए पिछड़ा रहा। आज देश की वो स्थिति नहीं रही। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, विकसित भारत बनने जा रहा है, हम वर्ल्ड लीडर बन चुके हैं। वो इसीलिए हो पाया क्योंकि जनता ने आपको बाहर का रास्ता दिखाया था। जनता ने पूर्ण बहुमत की एक ऐसी सरकार चुनी जो दृढ़ निश्चय के साथ देश के लिए काम कर रही है। इसलिए देश में जो भी पिछड़ा है, हमारे लिए एक ही जाति है, गरीब जाति, और हर गरीब व्यक्ति के लिए हमारी सरकार काम करेगी। ठीक है, ठीक है। सिद्धार्थ जी ने अपनी बात कही है। इन्होंने नाम लिया था, मेरा मुझे जवाब देने दीजिए। लोकेश जी आ रहे हैं। दरअसल हम अनिल कुमार बंसल जी को इस पूरी चर्चा में अभी तक जोड़ नहीं पाए हैं। अनिल बंसल जी, आपको लगता है, एक बार हम फिर से जो राज्यों के चुनाव हैं उन पर आते हैं। आपको लगता है कि राज्यों के चुनाव में आपस में बन नहीं पा रही है, तमाम सारे मतभेद हैं। मैंने शुरुआत में बताया था कि पश्चिम बंगाल से लेकर पंजाब तक, दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश तक आपस में सर फुटबॉल जैसी जो स्थिति है, क्या ये लगता है कि लोकसभा तक ये स्थिति आपस में जो इंटैक्ट होने की बात कर रहे हैं, विधानसभा में तो नहीं लड़ पा रहे आपस में मिलकर, लोकसभा मिलकर लड़ेंगे? देखिए, जो उन्होंने घोषित किया है कि केंद्र से मोदी सरकार को हटाना है, अगर यही लक्ष्य है तो फिर वो मिलकर लड़ेंगे। अगर नीति, सिद्धांत और मूल्यों की कोई बात होगी तो उनके अंतर विरोध लगातार, क्योंकि विधानसभा में तो आपस में एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, वही मैंने कहा कि मूल्य, सिद्धांत की राजनीति की बात होगी, कार्यक्रम की बात होगी, एजेंडे की बात होगी, तो उनके अंतर विरोध लगातार बने रहेंगे। लेकिन अगर एजेंडा एक है कि किसी को हटाकर लाना, माने नकारात्मक एजेंडा होगा, तो फिर एकता हो सकती है, लेकिन ऐसी एकता काम नहीं करती। देखिए, 2019 के लोकसभा चुनाव में हमने सपा और बसपा के गठबंधन को उत्तर प्रदेश में देखा, उसका भी कोई खास प्रभाव नजर नहीं आया और ज्यादातर सीटों पर बीजेपी मेजोरिटी वोट के साथ सफल हुई, 50% से ज्यादा वोट लेकर सफल हुई। तो जो हम मानते हैं कि हर बार ये जातियों को जोड़ना, ये बसपा के वोट है, ये सपा के वोट है, ये जुड़ जाएंगे, ऐसा प्रयोग राजनीति में हमेशा सफल नहीं होता।
ये एक गलतफहमी है, जिसको जब अभी आपने बात की सपा बसपा गठबंधन करेंगे, तो गठबंधन 2019 में किया था, तो बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटें आई और समाजवादी पार्टी को 2014 में भी 5 मिली थी और 2019 में भी उनकी 5 ही सीटें रह गई। तो क्या उसका असर हुआ गठबंधन का? क्योंकि जहां जनादेश लोग दे रहे थे, एक नेता के नाम पर दे रहे थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाना इस नाम पर दे रहे थे, तो बाकी सब मुद्दे गौण हो गए थे। तो चुनाव में मुद्दा क्या बनता है? जातीय जनगणना, ये सब बातें होती हैं। देखिए, अगर आप इस पर बहस करेंगे, बहुत लंबी बहस है ये। जातियों को उपजातियां होंगी, फिर हर उपजाति का टिकट मुझे चाहिए, तो एक लोकसभा क्षेत्र में आप एक को टिकट देंगे। जातियां तो 250, 300, 500 तक चली जाएंगी हमारे यहाँ, उपजातियां होंगी। ये एक ऐसा विखंडन की प्रक्रिया है जो अंततः हम सामाजिक न्याय के नाम पर तब तक इसको चलाते रहेंगे। और हमने कभी अध्ययन किया कि जो अनुसूचित जाति की सीटें हैं वहां आरक्षण है, तो क्या वहां परिवार के लोगों को क्यों आरक्षण मिलने जा रहा? जिसका ग्रैंडफादर एमपी, उसका लड़का एमपी, उसका लड़का एमपी, तो कहां हमने दलितों का भला किया इस आरक्षण से? तो कहीं ना कहीं पुनर्विचार की आवश्यकता है और बड़े दायरे में सोचने की आवश्यकता है। और सब लोग जो सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते थे, लोहिया जी थे, सब लोग थे, वो खुद कहते थे कि जात पात इस समाज से हटना चाहिए। आज जब आरक्षण आपने 10 साल शुरू में आजादी के समय दिया था, तो उम्मीद जताई थी कि छुआछूत, सामाजिक जो भेदभाव है ये खत्म हो जाएगा और 10 साल के बाद इस आरक्षण को दोबारा लागू करने की नौबत ना आए, ऐसी अपेक्षा संविधान सभा के लोगों ने जताई थी। तो आज हम 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल, इसको कितने साल तक ले जाएंगे? मुझे लगता है ये योग्यता और जो आवश्यकता, ये भी कोई पैमाना होना चाहिए। सबके साथ न्याय हो, ये बात बिल्कुल वाजिब है। कोई समाज, कोई देश, कोई लोकतंत्र कुछ लोगों को अनदेखा करके, उनको मार्जिनल छोड़कर, हाशिए पर छोड़कर एक सर्वांगीण विकास नहीं कर सकता, जिसको हम समाहित विकास बोलते हैं, समावेशी विकास बोलते हैं। उसके लिए सबका विकास आवश्यक है, पर सबको अवसर देंगे कैसे हम, ये भी सोचने की बात है। सिर्फ हमने मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की तो एक कोटा तय कर दिया। आज स्थिति यह है कि कई बच्चे पिछड़े तबके के भी, वो सामान्य वर्गों से भी अच्छे हैं। तो ये कोई इस आधार पर हम कब तक, मुझे लगता है जो लोगों को सुविधाएं दी जाएं, उनकी जरूरतों को पूरा किया जाए, जिस पर जो प्राइम मिनिस्टर का फोकस है कि आईएएस की कोचिंग है तो निःशुल्क सरकार कोचिंग दे, उसमें बच्चे आएंगे और फिर उसको आवश्यकता ही नहीं पड़ती। तो मुझे लगता है जात पात की राजनीति, इसका कहीं ना कहीं हम अगर समापन नहीं करेंगे, पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी इस तरह की बात, जिस तरह की बातें हमारे देश में। सामाजिक न्याय तक की बात तो ठीक है, लेकिन जब ये बात वोट पॉलिटिक्स में तब्दील हो जाती है तो वही मामला दिक्कत में आता है। सतीश प्रकाश जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आप साथ साथ ये भी अपनी बात जो कही है उसमें ये भी मैं जानना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के लिए परिवारवाद जो है, आप देख रहे हैं जो तमाम पार्टियों में जो परिवारवाद है वो कितना बड़ा खतरा बनकर उभरा है इस सामाजिक न्याय के लिए, जिसकी लड़ाई लड़ने की बात सभी दल करते हैं। देखिए, भारत के मूल में जाति है और भारत में जाति की तख्ती गले में डाल करके आप जातिवाद के खिलाफ बोल सकते हैं। देखिए, आरक्षण इतना आसान नहीं है और संविधान सभा में क्या हुआ, जो मैं मानता हूं कि 10 साल के लिए आरक्षण, पॉलिटिकल जो आरक्षण था वो 10 साल के लिए था। नौकरियों में आरक्षण की कोई समय सीमा नहीं है, एक बात। दूसरी बात, आरक्षण सामाजिक न्याय में सबसे महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ और ये सिर्फ दलितों के लिए नहीं हुआ, ये अगली जातियों के लिए। अभी 10% आरक्षण बाकायदा सरकार ने लागू किया। और जिस आंकड़े की बात कर रहे थे, जातीय जनगणना के आंकड़ों की बात कर रहे थे, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा कमीशन भारत सरकार ने बनाया हो या कोई उनके पास ऐसे आंकड़े हो या किसी संगठन की और कोई ऐसी रिकमेंडेशन हो कि जो अपर कास्ट होगा, जो वीकर सेक्शन होगा, जो आर्थिक रूप से कमजोर होगा, उसको आरक्षण देंगे। और सुप्रीम कोर्ट की लिमिट भी है। मुझे नहीं तो लगता कि भारत का कोई ऐसा मैथमेटिशियन होगा कि जो 50 के अंदर 10 जोड़ करके उसको 50 बना दे। ये भारत में ही हो सकता है कि लिमिट बढ़ रही है, आप आरक्षण किसको दे रहे हैं। दूसरी एक बात बताइए, क्या अगर इस देश का दलित आगे बढ़ेगा तो क्या राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा? क्या इस देश का अगर पिछड़ा आगे बढ़ेगा क्या राष्ट्र आगे नहीं बढ़ेगा? इस देश की अगर महिलाएं आगे बढ़ेगी तो क्या ये देश आगे नहीं बढ़ेगा? इस देश की व्यवस्था में अगर वो शामिल नहीं करना चाहते, मेरा मानना यह है कि कल की जो खामियां, कल की जो गलतियां हैं, इस इतिहास में तमाम बहुत सारी गलतियां हैं, उन गलतियों को कहीं ना कहीं मिटाया जाए। आरक्षण देखिए कहां है, जहां जहां आरक्षण है वहीं आपको दलित मिलेगा, जहां जहां आरक्षण है वहीं आपको पिछड़ा मिलेगा। देखिए बात दरअसल सतीश जी दरअसल नहीं, आपकी बात सही हो सकती है, मैं उससे बाकी पैनलिस्ट उस पर करेंगे। मैं दरअसल ये जानना चाह रहा था, छोटी सी बात, एक छोटी सी बात, लेटरल एंट्री में आरक्षण नहीं है,
मोदी जी का एक सपना था, उन्होंने बाकायदा लेटरल एंट्री के माध्यम से अपने कुछ गिने चुने लोग, विशेष जातियों के लोग, है ना, भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी बनाए। अरे मैं परिवारवाद के बाद आपसे पूछना चाह रहा हूं, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि सामाजिक न्याय में परिवारवाद कितना बड़ा रोड़ा है। आप उस पर जवाब दीजिए, मैं उस पर जवाब देना चाहता हूं, उसका दूसरे गेस्ट पर जाऊंगा। जी मैं एक बात कह दूं, हाँ, क्या जाति में परिवारवाद नहीं है? क्या व्यवस्था में परिवार नहीं है? यानी आप परिवारवाद का समर्थन कर रहे हैं, ठीक है, आपको लगता है कि ठीक है जो चल रहा है वो ठीक है? सुनिए, देखिए सच्चाई हम यहाँ खुले मन से डिस्कशन करने के लिए नहीं, बिल्कुल खुले मन से ही कर रहे हैं, हाँ, लेकिन और भी लोग हैं जिनके पास जाना है। जी सुनिए, अगर वहां कोई कमी है, अगर कहीं कोई कमी है तो उसमें भूल सुधार हो सकता है। अगर आपको लगता है कि कुछ तथाकथित परिवार के लोग ही राजनीति कर रहे हैं, ये गलत। भारत के हर क्षेत्र में, ठीक है, खेल में भी राजनीति है, ठीक है। जिस जाति का अगर कोच होगा तो उस जाति के खिलाड़ी के मेडल लाने की संभावनाएं ज्यादा होती है। नहीं, मैं इस बात से पता नहीं, मुझे कम से कम इस बात पर नहीं लगता। भारत 107 मेडल लेकर आया है, अगर कोच अपनी जाति के खिलाड़ियों को लेकर के चलने लगेगा साहब, मैं चाहूंगा कि सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ जी, आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? ये कह रहे हैं कि जी आपने सुना। मेरा मानना है कि ये जो विचार अभी हमारे जो साथी यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिस्ट रख रहे थे, ये था विचार एक समय देश का, आज नहीं है। आज के युवाओं से जाकर के पूछिए जनाब, वो आपको सच्चाई बताएंगे। परिवारवाद पर आप नहीं बोल पाए, एक शब्द नहीं बोल पाए। अरे जो लोग आज सामाजिक न्याय, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, उनके लिए न्याय तब कहां चला गया था जब नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई, इंदिरा जी के बाद राजीव जी आए, राजीव जी के बाद सोनिया जी, सोनिया जी के बाद राहुल जी। वो सामाजिक न्याय था। अब सामाजिक न्याय की याद नहीं आई, तब ये सारे नेता अपने परिवार के बाहर कभी नहीं सोच पाए, और वो आज वो सामाजिक न्याय की दुआई देते हैं। इनको याद तब आई जब देश का प्रधानमंत्री ओबीसी है। इनको याद तब आई जब देश में आज एसटी समाज से, दलित समाज से राष्ट्रपति बनते हैं, जब सबसे ज्यादा केंद्र सरकार में मंत्री इन समाजों से आते हैं, तब सामाजिक न्याय की याद जरूर आई। तो देखिए, अब जो ये विचार था पूरा, जिसमें विचार में भारत को ऐसा दिखाना कि नहीं यही है जो है, पिछड़ा दिखाना, उसको विभाजित दिखाना, अब इस विचार से ऊपर हटिए। क्योंकि आज भारत में हमारी सरकार लेकर के आई जो जातियों में ये जो जहर आप घोलने का प्रयास कर रहे हैं, उस जहर को खत्म करने के लिए सबसे बड़ा कदम, सबसे बड़ी पहल ईडब्ल्यूएस का आरक्षण हम लेकर के आए। आज 8 लाख से नीचे, चाहे ओबीसी हो चाहे सामान्य वर्ग का हो, अरे मिलेगा तो उसी को जो गरीब है। 8 लाख से नीचे इनकम लिमिट है दोनों में, तो कहां रह गई जाति? आज गरीब सबसे बड़ी जाति है। आज गरीब जो पंक्ति में अंतिम व्यक्ति खड़ा है, उसके साथ हमको खड़े होकर के उसको संबल प्रदान करना है, उसको आगे लेकर के आना है। पर यह बात शायद आज भी कुछ राजनीतिक दल नहीं समझ सकते। ये दुर्भाग्य है। मेरा मानना यह है कि जो युवा है, वो युवा ऐसी विचारों को, ऐसी कंटेंशंस को रिजेक्ट करता है, और ऐसा विचार, ये जाति में द्वेष फैलाने वाला विचार अब भारत स्वीकार नहीं करे। ठीक है, एक बार 5 राज्यों की बात दोबारा करते हैं। बृजनंदन यादव जी, आपसे समझना चाहेंगे कि जो कार्यकर्ताओं की बात जो हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि जी कार्यकर्ता भी आपस में समझ लेंगे, मिल लेंगे, इतना आसान नहीं होता, रोबोट नहीं है। क्योंकि कई बार बहुत एक लंबा अरसा कार्यकर्ताओं ने बिताया होता है, और ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच में दिल्ली से लेकर पंजाब तक ये सामने जो सिरफुटव्वल है वो देखी जा सकती है। कार्यकर्ताओं के बीच में सबसे मुश्किल घड़ी जब होती है कि नेता ऊपर गठबंधन कर लेते हैं और नीचे जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए उस बात को आत्मसात करना मुश्किल होता है। नहीं, ये बात आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह बात इसका असर 5 राज्यों में, दरअसल मैं उसी संदर्भ में पूछ रहा हूँ। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जिन 5 राज्यों में जो आप कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं के बात के साथ ये कहा जाता है कि बड़े स्तर पर नेता अपना तालमेल कर लेते हैं, लेकिन जो मन नहीं मिलते हैं, नीचे बरसों से वो लड़ रहे होते हैं, कार्यकर्ताओं के मन नहीं मिलते। लेकिन अब कुछ राजनीतिक दल अपने जमीनी लेवल पे चल के कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश करते हैं, तो कहीं हद तक ये भी देखने में आया है कार्यकर्ता समझ जाता है, क्योंकि दूसरा कार्यकर्ता इतनी बुरी तरीके से हताश हो गया होता है। जहां अगर 5 साल से सरकार नहीं आई, 10 साल से सरकार नहीं आई, तो वो परेशान हो जाता है। इसके लिए चिंता का विषय उस दल के नेता को भी है, जो नेता दोनों अपने आपस में बैठ के राष्ट्रीय स्तर पर तालमेल करते हैं। उनको भी ये चिंता रहती है, हमारा कार्यकर्ता अगर नहीं भाग जाए।
मेरे एक राष्ट्रीय दल की बात मैं करूंगा। राष्ट्रीय दल जो कांग्रेस है उसके कार्यकर्ता की ये स्थिति है, खासकर उत्तर प्रदेश के बारे में मैं देखता हूं कि वहां उनका कार्यकर्ता बहुत परेशान है। लेकिन इंडिया गठबंधन में रहने के साथ साथ जो मुख्य विपक्षी दल है समाजवादी पार्टी, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा है कि कहीं उनके बीच तालमेल हो, मतलब कार्यकर्ताओं के बीच। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम एक समझौते में आए हैं, जब समझौते में आए हैं तो ये भी देखने में आ रहा है गांव-गांव और ब्लॉक, चाहे वो तहसील लोग समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने कार्यकर्ता को कि भाई ऐसा है कि आप वोट, हम गठबंधन में इसलिए वोट देना। पिछली बार 2019 का हमारे एक साथी ने जिक्र किया कि बसपा के साथ गठबंधन था समाजवादी पार्टी का, तो उसमें यह भी कहा गया कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वोट दिया लेकिन वहीं बसपा के कार्यकर्ताओं ने वोट नहीं दिया। तो इसी तरीके से बहुत पहले का जो आपसी ताल में मनमुटाव चल रहे थे वो सामने आते हैं कार्यकर्ताओं में। ये देखने में अच्छी तरीके से आता है, ये उनकी लीडरशिप भी जानती है कि हम कोशिश करेंगे लेकिन मन नहीं मिलते हैं। जब मन नहीं मिलते हैं तो 5 राज्यों के रिजल्ट जो हैं बिल्कुल प्रभावित होते हैं। इसमें मैं भारतीय जनता पार्टी जरूर जो है वो उसका पेरेंटल संगठन है आरएसएस, वो इसमें बहुत मुख्य भूमिका निभाता है और किसी राजनीतिक दल के पास इस तरीके की मेरे समझ से शक्ति नहीं है जो कार्यकर्ताओं को एक जोड़ सके। लोकेश जिंदल जी, आपने सुना कि जब ये बात खास तौर पर कही जा रही कि कार्यकर्ताओं के बीच में सामंजस्य बैठाना इतना आसान नहीं है, तो आपको लगता है कि इन 5 राज्यों में, और आपने देखा है कि ये पूरी दुनिया जानती है कि जितनी छोटी छोटी तमाम पार्टियां हैं, चाहे वो ममता बनर्जी हो या दूसरी पार्टियां हो, शरद पवार हो, वो एक लंबी फहरिस्त है, आप भी जानते हैं कि सब कांग्रेस से टूट कर निकले हैं और आज भी कांग्रेस के वोट बैंक पर ही सभी सेंध मारना चाहते हैं। कितनी मुश्किल में है कांग्रेस अगर जो राज्यों के चुनाव है वहां पर सपा और आम आदमी पार्टी आपके खिलाफ यानी कांग्रेस के खिलाफ ताल ठोकती हुई नजर आए तो? जी, सबसे पहले तो बहुत अच्छा विश्लेषण किया हमारे मित्र ने, लेकिन इस पर मैं कुछ ऐसे केंद्र बिंदु में आपका ध्यान बटाना चाहूंगा। देखिए, सर्वप्रथम जब मैं भाजपा की राजनीति और विपक्ष की रणनीति की बात करता हूं, हमने देखा है कि अब तक भाजपा चुनाव कैसे जीतती आई है। कॉन्स्टिट्यूएंसी दर कॉन्स्टिट्यूएंसी भाजपा द्वारा ही कुछ ऐसे कैंडिडेट्स स्पॉन्सर किए जाते थे जिनसे विपक्ष के वोट जो है वो बट जाए। ये एक बहुत बड़ा कारण उभरा था भाजपा के चुनाव जीतने का। अब जब इंडिया महागठबंधन फॉर्म हो जाता है तो इसके बाद में ये जो भाजपा की कूटनीति है इसे कार्यकर्ताओं तक ना पहुंचाया जाए और इसका भाजपा इस कूटनीति में सफल ना हो, इसका ध्यान दिया जा रहा है। देखिए, ये बहुत गहन है कि इंडिया महागठबंधन के बाद में अब जो कार्यकर्ता है उसका सुर मिल रहा है, उसका निर्णय मिल रहा है और बहुत जल्द ये बढ़ते बढ़ते उसकी स्वीकृति, ये सुर निर्णय कहाँ मिल रहा है? देखिए, पंजाब से लेकर मैं बता रहा हूँ पश्चिम बंगाल में किस तरह से घमासान मचा हुआ है, दिल्ली में घमासान मचा हुआ है, पंजाब में घमासान मचा हुआ है। आप देखिए, समाजवादी पार्टी ने अभी लिस्ट जारी कर दी, उन्होंने कहा कि हम देने वाले, हम लेने वाले नहीं हैं, हम वीवीआईपी का जो है नवरात्र में लिस्ट जारी कर देंगे। तो कहां पे आपस में बन रही है? वही तो सवाल बार बार उठ रहा है। जी देखिए, राज्य के जो यूनिट्स होते हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो या फिर आम आदमी पार्टी का राज्य संगठन हो, इसमें एक तरह की स्वीकृति बनने के बाद में किस तरह से जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी डिवाइड की जाएगी, किस तरह से। और आपने जो प्रश्न उठाया लोकेश जी कि वोट ना काट ले जाएं, इसलिए वो एक आपस में मिल करके लड़ेंगे, तो वो तो राज्यों में अभी भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। तो वो तो फिर कांग्रेस एक तरह से कहीं ना कहीं एक बार फिर अपना वोट बैंक न्यौछावर ही कर रही है, जलाकर आशियाना अपना दे दी रोशनी जमाने को। नहीं जी, देखिए, राज्य की राजनीति और राष्ट्र की राजनीति में बहुत अंतर है। अगर मैं राज्य की राजनीति की बात करता हूं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़
तेलंगाना, इन सभी राज्यों में जो ग्रामीण क्षेत्र है इनमें कांग्रेस बहुत मजबूत है। कांग्रेस अकेली पॉलिटिकल पार्टी है आज के समय में जो एक ग्रामीण इलाके के वोटर की सभी भावनाओं को समझती है, उनके सामाजिक आर्थिक मुद्दों को समझती है। जो बाकी सभी पार्टी हैं जो अपना खाता खोलना चाहती हैं इन राज्यों में और कैंपेनिंग कर रही है और किसी तरह से चाहती है कि उनका स्ट्रॉन्ग होल्ड बने, उनका अवसर है, उनका हक बनता है पार्टी में कंटेस्ट करने का, लेकिन इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्या सचमुच फर्क नहीं पड़ता? अनिल कुमार बंसल जी, क्या सचमुच फर्क नहीं पड़ता? आपस में पहले राज्यों में लड़ लेंगे, वहां पर आपस में जोर आजमाइश हो जाएगी, जो जीतेगा फिर वो जाएगा। फर्क पड़ता है। ये पंजाब में अभी हमने देखा पिछले दिनों जब कांग्रेस के विधायक की गिरफ्तारी हुई तो कैसे नहीं फर्क पड़ता। फर्क सब चीजों से पड़ता है और ये सोचना पड़ेगा हमको। देखिए जो गठबंधन की सरकारें चली हैं, जैसे मनमोहन सिंह जी 2004 में बने तो वो गठबंधन चुनाव बाद का गठबंधन हुआ एक तरह से, और इसी तरह से 2009 में वो दोबारा सत्ता में आए, तब कांग्रेस एक ताकतवर पार्टी थी। आज इस विपक्षी गठबंधन की सबसे बड़ी दुविधा ये है कि वो ये घोषित करने को तैयार नहीं है कि कौन इस गठबंधन का प्रधानमंत्री पद का चेहरा होगा। सिर्फ ये कह देने से कि चुनाव बाद हम तय करेंगे, चुनाव बाद तो हर आदमी प्रधानमंत्री पद के लिए लड़ेगा, हर आदमी चाहेगा, तो फिर दोबारा फिर जनता कोई झगड़ा झंझट देखेगी। तो ये तय करना चाहिए, और जब ये तय होता है तब गठबंधन के प्रति लोगों की आस्था, विश्वास और वो समर्थन बढ़ता है कि उनको मालूम है कि इसमें इस पद को लेकर झगड़ा नहीं होगा। तो अगर हम भाजपा के खिलाफ हैं और हम एकजुट होकर वोट दे रहे हैं तो हमारा मकसद काफी हद तक सफल होगा। अभी तक हम ये तय नहीं कर पा रहे हैं, इस पर सब गोलमोल है, सबकी महत्वाकांक्षा है, होनी भी चाहिए, लेकिन सवाल ये कि व्यवहारिकता, जैसे जब नीतीश कुमार से पूछा जाता था तो यही बात आती थी कि बिहार में सिर्फ 40 सीटें हैं और 40 सीटों वाला अगर 40 सीट जीत ले तो भी प्रधानमंत्री पद का दावा नहीं कर सकता। तो ये जो बात है राज्यों में, जो जब तक एकता अगर नहीं दिखेगी, देखिए या तो हम गठबंधन स्पष्ट करें या चुनाव बाद गठबंधन करें। चुनाव बाद गठबंधन कार्यक्रम के आधार पर होता है, तब स्थिति डिफरेंट होती है। अभी हम जब गठबंधन की बात कर रहे हैं तो राज्यों में अलग आम आदमी पार्टी सब जगह उम्मीदवार खड़े कर रही है, जहां उसका आधार भी नहीं है वहां भी खड़े कर रही है। वही बहुजन समाज पार्टी उसने तय कर दिया हम 5 राज्यों में उम्मीदवार खड़े करेंगे, जबकि मध्य प्रदेश और राजस्थान में वो जीतते रहे हैं तो उनको एक अधिकार भी है, वहां उनका प्रभाव भी है, उनको खड़ा जरूर करना चाहिए। लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां उनको कोई प्रभाव नहीं होता तब भी खड़े करते हैं। तो ये जो स्थिति है एकता की, बीएसपी गठबंधन में अभी नहीं है, पर वो भी भाजपा के विरोध की राजनीति कर रही है अभी। तो ये जो स्थिति है, ऐसे में मुझे देखना चाहिए कि तब तक दलों में ये बात नहीं आएगी कि भाई अब राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन करेंगे तो राज्य स्तर पर भी हम उसी दल को कमजोर क्यों कर रहे हैं उसके वोट काट के, जिसके साथ कल को लोकसभा का चुनाव मिलकर लड़ना है। बताइए, गंभीर प्रश्न। बिल्कुल ये एक सवाल आएगा। सिद्धार्थ यादव जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन उसमें साथ में ये भी जोड़ दें कि ये जो इतना सारी जो पूरी कवायद हो रही है, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपके जो क्योंकि ये बार बार सामने समझ में आता है कि ओबीसी वोट बैंक को लेकर के एक बड़ी कवायद की जा रही है और राहुल गांधी से लेकर के तमाम सारे लोग उसको सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं कोई मुश्किल नजर आती बीजेपी के लिए? रणनीति बदलने का वक्त आ गया है क्या? देखिए, हमारी रणनीति तो बिल्कुल स्पष्ट है। हमने जहां जहां हमारी सरकारें हैं हमने सुशासन दिया है। 18 साल पहले मध्य प्रदेश कैसा था और इन 18 सालों में क्या हुआ, वहां पर कहां टूटी सड़कों से, कहां लॉलेसनेस से, आज कहां पे मध्य प्रदेश देश में पूरे विश्व में इन्वेस्टमेंट्स अट्रैक्ट कर रहा है, देश में एक नाम कर रहा है। तो वो तो हमारी रणनीति तो हमेशा उसी पर रही है और उसी पर रहेगी। पर अभी जो चुनावों की बात हो रही थी, मेरे मन में अभी बातें सुनते सुनते, लोकेश जी की बात सुनते सुनते, उनने कहा कि अभी धीरे धीरे हम साथ आ रहे हैं जी। कैसे साथ आएंगे? मैं तो ये सोचता हूं, आज आम आदमी पार्टी जा रही है मध्य प्रदेश में, जा रही है राजस्थान में, जा रही है सभी उन राज्यों में। राजस्थान में जब एक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता जाता है तो वो कहता है कि गहलोत से भ्रष्ट मुख्यमंत्री पूरे देश में कोई नहीं है, ये सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। वो एक एक वोटर को जाकर के समझा रहा है कि ये जो कांग्रेस पार्टी है इसको वोट मत देना, हमको वोट देना क्योंकि ये सबसे भ्रष्ट है। इनने पेपर लीक करवाया, इन्होंने लाल डायरी दी, यहां पर बिल्कुल लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ चुका है, यहां पर महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। और 3 महीने बाद वो ये कहने लगेगा कि नहीं नहीं हम दोनों साथ हैं, आप इनको भी दीजिए हमको भी दीजिए। किसी सीट पर हो सकता है कि वो पंजे के निशान पर भी वो वोट मांगने जाएगा। ये कैसा गठबंधन हो सकता है? यही कांग्रेस पार्टी करेगी, यही समाजवादी पार्टी करेगी, यही आम आदमी पार्टी, यही टीएमसी। अरे आज एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, एक दूसरे की सबसे ज्यादा कमियां निकाल रहे हैं। छत्तीसगढ़ में बघेल से ज्यादा भ्रष्टाचार किसी ने नहीं किया, मैं नहीं कह रहा, आम आदमी पार्टी कहती है। और अभी वो जाएंगी जब लोकसभा में तो कहेंगे नहीं छत्तीसगढ़ भी साथी है, क्योंकि हमारे
हमारे पास एक बड़ा विचार है, एक बड़े विचार के साथ हमें खड़ा होना है। ये मात्र राजनीति है, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है। जनता को इतना मूर्ख मत समझिए। मैं इन सबसे बस इतना ही आग्रह करना चाहता हूं, हमारा विजन, हमारी रणनीति बिल्कुल क्लियर है। जो छत्तीसगढ़ और राजस्थान में जनता ने भोगा है उसका जवाब जनता देगी, तख्ता पलट करके देगी, इनके अहंकार को चूर करेगी और हमारी सुशासन की यात्रा को मध्य प्रदेश में साथ लेके आएगी। तेलंगाना में एक नया परिवर्तन होगा और मिजोरम भी एक नई ऊंचाइयों को छुएगा। ठीक है, लोकेश जी आपके पास आ रहे हैं। दरअसल मैं सतीश प्रकाश जी से एक चीज समझना चाहता हूं। सतीश प्रकाश जी, जो इंडिया गठबंधन बना उससे क्या बीएसपी के प्रोस्पेक्ट्स पे कहीं कोई फर्क पड़ता हुआ नजर आ रहा है? 3 राज्यों में एक सब्सटैंशियल फोर्स के तौर पर आप रहे हैं। राजस्थान में पिछली बार 6 सीटें जीती थी, भले ही उसको पोच कर दिया गया हो, लेकिन एक वोट बैंक आपका रहा है। यही मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी स्थिति कमोबेश रही है। आपको लगता है कि जो INDIA गठबंधन बन गया उससे आपकी स्थिति में कोई फर्क है? आपकी आवाज नहीं आ रही है, एक बार जरा अपना इक्विपमेंट चेक कर लें, म्यूट चेक कर लें, म्यूट चेक कर लें सतीश जी। अब आवाज आ रही है? जी 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 आ रही है जी। देखिए एक बात आप मान के चलिए कि बार बार बहन जी ये कह रही हैं कि हमारा गठबंधन किसी के साथ नहीं होगा, लेकिन एक छोटा सा एक बात जरूर कहूंगा। देखिए यहाँ कांग्रेस के भी बैठे हैं, ये भी एक सच्चाई है कि गठबंधन किससे करें। बहुजन समाज पार्टी एक 2019 के चुनाव को छोड़ करके हमेशा बहुजन समाज पार्टी से जो राष्ट्रीय गठबंधन करता है लाभ उसी को मिलता है। नहीं, मैं गठबंधन करने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इस गठबंधन से बीएसपी के वोट बैंक पे कोई फर्क पड़ता है? आपको लगता है कि आप भी थोड़ा मुश्किल में आए हैं कहीं इससे? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं। देखिए बहुजन समाज पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है। उसका जो वोटर है, वोट की कीमत सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो वो दलित जानता है। 1970 में इस देश में अगर किसी ने पिट के वोट डाला है, दलितों को मारते थे लोग कि हम तुम्हें वोट नहीं डालने देंगे। भारत सरकार आज कह रही है आप वोट डालो, उसको मानेगा कि वोट की ताकत क्या है। वो भावनात्मक नहीं है, वो मानेगा, वो हिस्सेदारी तय करेगा। और देखिए बहुजन समाज पार्टी ने आज कांग्रेस ने क्या किया है, कांग्रेस ने क्या किया है कि राजस्थान में अगर कांग्रेस की सरकार है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी है। हमने बीजेपी को रोकने के लिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाई, राजस्थान में बनाई, लेकिन कांग्रेस को भी ऐसा नहीं करना चाहिए था कि जो पार्टी उनकी सरकार बना रही है उनके ही विधायकों को तोड़ दे। आप तेलंगाना में जाएंगे ना, बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छा कर रही है। इस बार तेलंगाना के अंदर बहुजन समाज पार्टी बहुत बेहतर परिणाम देगी। चलिए ठीक है, ठीक है। इसमें भी तमाम संगठन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बाकी तो राजनीतिक दल है तो आप लड़िए, क्या दिक्कत है, हमें बताइए सब लोगों के लिए। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा कि बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। ये 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी के जीतने की संभावनाएं सिर्फ राजस्थान थी। और ये कहीं ना कहीं जिस तरीके से अभी जैसे कह रहे थे बंसल जी कि नेता कोई नहीं है बीजेपी। अब अगर गठबंधन के साथ इधर यहाँ प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर के चर्चा होगी तो राजस्थान में वसुंधरा राजे को जो बयान है उन्होंने कहा है कि भाई इस सीट के ऊपर भी आप लगा दीजिए, तो झगड़ा यहाँ भी है। मुझे ऐसा लगता है कि लोकसभा के चुनाव से इन 5 राज्यों में जो बीजेपी की हाथ दिखाई दे रही है वो कहीं ना कहीं 24 में बीजेपी के लिए लड़ाई बहुत आसान नहीं होने वाली है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। इन राज्यों के चुनाव के परिणाम का इम्पैक्ट कहीं ना कहीं 2024। ठीक है, बिल्कुल। आप एक स्वतंत्र राजनीतिक दल के तौर पर आपको ये कहने का और ये सोचने का और उसके लिए रणनीति बनाने का आप सभी लोगों को पूरा अधिकार है, चाहे वो सिद्धार्थ यादव हो या सतीश प्रकाश जी आप हो। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि 2019 के चुनाव परिणाम थे वो भी ऐसा नहीं था कि जो 5 राज्य थे उन्हीं के परिणामों के अनुरूप ही लोकसभा में आए होंगे। क्योंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ के जो परिणाम आए थे, जो मध्य प्रदेश के परिणाम आए थे, उसके बाद बीजेपी ने इन दोनों राज्यों में क्लीन स्वीप किया था। बहरहाल मैं अभी उस पर नहीं जा रहा हूं। और सिद्धार्थ यादव जी आपके पास एक बार फिर आऊंगा और ये जानने समझने की कोशिश करूंगा कि ये जो कास्ट वॉर दिखाई दे रही है इससे विकास पर कोई इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है इन 5 राज्यों में?
देखिए, जो 5 राज्यों की जिनके चुनाव की आपने बात करी, हर राज्य का अपना एक मुद्दा अलग है। आज राजस्थान में अगर वोटर वोट करने जाएगा तो वो निश्चित पूछेगा कि क्यों आपका कैबिनेट मंत्री बाहर निकल के आए थे और उन्होंने कहा था कि एक लाल डायरी है। वो पूछेगा कि देश में सबसे ज्यादा रेप्स क्यों हो रहे हैं, 17 रेप एक दिन में होते हैं, वो राजस्थान में हो रहे हैं, क्यों है कि इतना घोटाला। अगर कोई छत्तीसगढ़ में वोटर जा रहा है तो वो माइनिंग स्कैम के बारे में पूछ रहा है, वो लिकर स्कैम के बारे में पूछ रहा है, वो तो गोधन स्कैम के बारे में पूछ रहा है। ऐसा क्यों है कि जहां जहां छापे पड़ रहे हैं वहां करोड़ों करोड़ों रुपए निकल रहे हैं। आज ही कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व पार्षद के घर से बक्से भर भर के करोड़ों रुपए निकल कर आए, ईडी ने छापा मारा था। तो ये जितनी भी भ्रष्ट पार्टियां हैं, इनका हर जगह पे एजेंडा अलग है। अब वास्तव में जनता को ये निश्चित ये मन बना चुकी है जनता कि अब भ्रष्टाचार को लेकर के जीरो टॉलरेंस होगी और वही मेन एजेंडा है। अब उसको छुपाने के लिए ये पार्टियां चाहती आपको हैं लगता है आपको लगता है आए। सिद्धार्थ जी, ये भ्रष्टाचार तुष्टीकरण जैसी जो चीजें हैं ये 5 राज्यों में एक बड़ा एजेंडा होगी? क्या चुनावी एजेंडा रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल रहेगा, क्योंकि जनता जानती है कि इनका एजेंडा है कुनीति, कुशासन और करप्शन। तो जनता इनके एजेंडा को रिजेक्ट करना चाह रही है। अब वो कुनीति, कुशासन और करप्शन को छुपाने के लिए अगर ये सोचे कि हम कास्ट ले आए बीच में और शायद जात पात में बांट करके या कास्ट की कोई बात करके हो सकता है कि हमें कुछ लाभ मिल जाए, तो ये मात्र इनकी एक गलत फहमी है। इस गलत फहमी को जनता बहुत जल्द दूर करने वाली है। लोकेश जिंदल जी, आपको लगता है कि जो ये 5 राज्यों के चुनाव हैं वहां पर अगर गठबंधन ठीक ढंग से रहा हो और सीटों का समीकरण, तालमेल, जिस तरह से समाजवादी पार्टी मध्य प्रदेश में सीटें मांग रही थी, अभी तक बात नहीं हो पाई, इसलिए वो अब तक 6 प्रत्याशी उतार भी चुके हैं, अगर ये सारी स्थितियां ठीक नहीं होती, कम से कम लोकसभा के लिए एक बेस तैयार हो जाता और एक बेहतर लड़ाई दे पाते आप लोग बीजेपी को? देखिए, राजनीति में गठबंधन का बनना और आगे बढ़ना और आपस में गठबंधन का बदलना ये चलता रहता है। अगर मैं महाराष्ट्र की बात करता हूं, भाजपा एक समय पे एनसीपी के विरुद्ध होती थी। फडणवीस साहब किसी भी तरह से मैं प्रेजेंट गठजोड़ है उनकी बात कर रहा हूं। मैं ठीक है, आप बात सही कह रहे हैं, राजनीति लंबी है और इसमें कौन कल क्या हो ये कोई नहीं जानता, लेकिन अभी जो चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी जो वर्तमान में चल रहा है, देखिए राजनीति के अंदर इन 5 राज्यों के चुनावों में, मैं मध्य प्रदेश की बात करता हूं, इसमें सभी ओपिनियन पोल्स भाजपा की स्थिति काफी खराब बता रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक हैवी इनकम्बेंसी फैक्टर है। दरअसल मैं जो सवाल पूछ रहा हूं आप उस पर आना ही नहीं चाह रहे। मैं ओपिनियन पोल्स पर जा ही नहीं रहा हूं। और अब फिर मैं कहूंगा तो सिद्धार्थ यादव जी कहने लगेंगे कि हम 5 राज्य कैसे जीतेंगे, वो आधे घंटे तक इसी पर बोलेंगे। मैं सतीश प्रकाश जी को कह दूंगा तो वो भी आधा घंटा बोलेंगे, लेकिन बात वो नहीं है। जी मैं चाह रहा हूं कि अब मैं ये चाह रहा हूं कि मैंने जो सवाल पूछा दरअसल कि अगर ये गठबंधन ठीक ढंग से लागू हुआ होता, जो कि होता हुआ दिख नहीं रहा है राज्यों में, अगर होता तो क्या इसका फायदा लोकसभा में आप उसको ले पाते? देखिए, आप किस आधार पर कह रहे हैं कि ये गठबंधन ठीक तरह से लागू नहीं हुआ? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूं कि राज्यों में जो आपकी पार्टियां हैं इंडी गठबंधन की, एक दूसरे के खिलाफ लड़ रही हैं। ना लड़े होते शायद एक अच्छा मैसेज जाता। इंडिया गठबंधन का क्या राज्यों को लेकर कोई रेजोल्यूशन पास हुआ है? ठीक है, नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपका जवाब समझ गया। कोई रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, इसलिए आप कह रहे हैं कि आपस में अगर लड़ेंगे, लड़ भिड़कर फिर आएंगे सामने और लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो आप लोगों की रणनीति हो सकती है, जनता भी उसको देख रही है। मैं कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं हूं कि मैं इस पर कोई कमेंट करूं, लेकिन ठीक है, फ्यूचर अलायंस है, ये आज का अलायंस नहीं है। सरकार बनती एक समय पे कहना चाह रहे हैं लोकेश जी, सरकार बनाई थी, तो ऐसा कहना सही नहीं होगा कि राष्ट्रीय स्तर के ऊपर जो गठबंधन बनता है उसका राज्य स्तर पर भी लागू होना आवश्यक है। ठीक है, नहीं लोकेश जी, मैं आपकी बात समझ गया। लोकेश जी की बात को मैं बढ़ा देता हूँ। लोकेश जी कह रहे हैं आज का गठबंधन है ही नहीं, ये तो फ्यूचर का गठबंधन है। तो ये भविष्य का जो गठबंधन है ये अच्छा होगा। लोकेश जी शायद ऐसा कहना चाह रहे हैं। ठीक है, मैं अनिल कुमार बंसल जी के पास आऊंगा। मैं इस पर जवाब देना चाहूंगा, 1 मिनट आप समझिए। गठबंधन देखिए, अभी चलिए आप 10 सेकंड 15 सेकंड में बोल दीजिए। जी क्योंकि समय समाप्त हो गया जी। और केवल एक मकसद है, इस देश के लोकतंत्र को बचाना, तानाशाही। भाई साहब देखिए, अब ये बात आप करेंगे तो ये अगले फिर ये जो चर्चा है, संविधान बचाना और लोकतंत्र बचाना किस तरह से खतरे में है, मुझे नहीं समझ में आया। मैं एक बार आऊंगा और इसी सवाल के साथ आता हूं अनिल कुमार बंसल जी। ये सारी पार्टियां जिन्होंने इंडी गठबंधन बना रखा है, उनके पास अगर मैं सीधे तौर पर कहूं कि विकास की पॉलिसी एजेंडा क्या है, ये नहीं बताते। कहते लोकतंत्र बचाना है, संविधान खतरे में है।
देखिए, अगर संविधान खतरे में है और लोकतंत्र बचाना है तो फिर प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा को क्यों नहीं त्यागते? फिर देश की चिंता करें, लोकतंत्र की चिंता करें, घोषित करें कि फला अमुक आदमी हमारा नेता होगा और हम ये डिसाइड करते हैं। हमारे लिए प्रधानमंत्री पद की इच्छा, आकांक्षा, महत्वाकांक्षा नहीं है, हमारे लिए लोकतंत्र बचाना है। तो लोकतंत्र बचाने के नाम पर सब अपनी अपनी गोटियां फिट करें। जो आपने कहा गठबंधन की बात, में सतीश प्रकाश जी बहुजन समाज पार्टी के हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि जो कांशीराम जी ने दलित आंदोलन शुरू किया था, सामाजिक न्याय का आंदोलन आगे बढ़ाया था, हमने देखा 4 राज्यों में बसपा इतनी ताकतवर हो गई थी कि उसको राष्ट्रीय स्तर की मान्यता मिल गई थी। और आज बहुजन समाज पार्टी की हालत क्या है कि उत्तर प्रदेश में उसका सिर्फ एक विधायक जीता और वो भी चलता बना। तो ये आखिर क्यों? इस पर हम कोई मंथन नहीं करेंगे कि अगर हम इतने ही दलित हितों के पैरोकार हैं, इतने ही सामाजिक न्याय की हमने लड़ाई लड़ी है, 4 बार हम देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री रहे हैं, तो हम इस गत को प्राप्त क्यों हुए हैं? ये भी तो इन राजनीतिक दलों से पूछा जाना चाहिए। बिल्कुल पूछा जाना चाहिए, बिल्कुल पूछा जाना चाहिए। आज के लिए समय हमारे पास यही है, इतना ही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं वो भी इस पर मंथन करेंगे या मंथन करते जरूर होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर सीधे इस वक्त जो लड़ाई है वो सत्ता की है और ये केन प्रकारेण सत्ता में काबिज होना, यही इस वक्त जो राजनीतिक दल हैं 5 राज्यों के चुनाव के मद्देनजर वो वहां पर काबिज होने के लिए सारे एफर्ट्स कर रहे हैं और होना भी चाहिए, वो उसके लिए कर भी रहे हैं। लेकिन कम से कम शुचिता के साथ में, ईमानदारी के साथ में और जनता के बीच में क्या कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि आपस में लड़ते हुए नजर आते हैं तो ये जनता बहुत समझदार है, वो भी इसको बहुत करीबी से और बहुत दिलचस्पी से इस पूरी लड़ाई को देख रही है। फिलहाल आप सभी का, सिद्धार्थ यादव जी, लोकेश जिंदल जी, डॉक्टर सतीश प्रकाश का, अनिल कुमार बंसल जी और ब्रिजनंदन यादव जी, आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपने देखा कि किस तरह से 5 राज्यों की जो लड़ाई है उसमें अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने दावे हैं, प्रतिदावे हैं। लेकिन जो कांग्रेस के साथ में एक दिक्कत है वो ये है कि उसके ही दल के लोग, चाहे वो राजस्थान की बात करें या फिर मध्य प्रदेश के, यानी कि उसके ही गठबंधन के लोग, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें और या फिर राजस्थान की बात करें, वो उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगा करके वहाँ पर लड़ाई में सामने कूदे हुए हैं और ये एक बड़ी मुश्किल कांग्रेस के लिए बनी हुई है। फिलहाल इंडी गठबंधन का आगे क्या होगा ये कह पाना मुश्किल है, लेकिन ये 5 राज्यों में जिस तरह से ये गठबंधन आपस में मिलकर लड़ता है या नहीं, ये आगे की तस्वीर जरूर साफ करेगा। तो 5 की पंचायत में आज बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।